नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन। इसमें हम इकाई 10 देख रहे हैं और इकाई 10 में क्या बोलूं क्या याद करो आत्मकथा पढ़ाना प्रारंभ है। और ये हम आज यहाँ से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। इसके पहले हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति इसी रचना के 11 भाग जो है इसी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, कभी भी जाकर आप देख सकते हो। इसके साथ 2 दिन जो है हम लेक्चर नहीं ले पाए थे, इसके लिए आपको माफ़ी मांगते हैं और आगे बढ़ते हैं। मास के अंतिम शनिवार को यानी मास हर महीने के अंतिम शनिवार को स्कूल की डी वेटिंग सोसाइटी की बैठक होती थी और उस बैठक जो है वह बड़ी हॉल में होती थी। प्राय उसमें ऊंचे दर्जे के यानी उस बैठक में ऊंचे दर्जे के जो लड़के हैं उनको बोलने के लिए अवसर मिलता था और नीचे दर्जे के लड़के हैं लेकिन पढ़ाई में तेज़ है, उनको भी बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। पूरे स्कूल की डी वेटिंग सोसाइटी की बैठकों में कई बार अच्छा बोलने के लिए इनाम पाने की मुझे याद है। यानी इस बैठक में लेखक ने कई बार अच्छा वक्तव्य किया था, अच्छा भाषण दिया था, तो लेखक को अच्छा बख्शिश भी मिला था। स्कूल के बाद खेलने का भी प्रबंध था। यानी स्कूल के बाद खेलने का यानी स्कूल खत्म होने के बाद खेलने का भी प्रबंध था। एक अध्यापक गेम सिक्योरिटी थे, यानी एक अध्यापक जो थे वह खेल विभाग के थे और खेलने वाली टीमों को बैट बॉल, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलने का सामान देते थे। यानी खेलने वाली टीम को कौन कौन से खेलों का सामान दिया जाता था? बैट बॉल जो क्रिकेट का, हॉकी, फुटबॉल यह खेलने का सामान दिया जाता था। पंडित विश्राम तिवारी के नियंत्रण में खेलों में समय न बर्बाद करने की मुझे तख्त सख्त ताकीद दी थी। यानी लेखक को खेल में दिमाग न लगाने की या खेल खेलने में पाबंदी किसने लगवाई थी? तो पंडित विश्राम तिवारी के नियंत्रण में लेखक को दी गई थी। स्कूल से लौट जल्दी जल्दी कुछ नाश्ता पानी कर मैं पुस्तकालय में जा बैठता था। पाठशाला में बॉय स्काउटों का भी एक दल था, यानी स्काउट गाइड। जो स्काउट गाइड होते हैं वह भी एक 10वीं के अंदर जो है वह स्काउट गाइड रहता है और छुट्टी के बाद उसका प्रशिक्षण होता था। एक स्काउट मास्टर जो वाजपेयी जी के नाम से विख्यात थे, यानी स्काउट गाइड की जो मास्टर थे उनका नाम क्या था? वाजपेयी थे। लड़कों को स्काउटिंग की शिक्षा देते थे। खाकी वर्दी, गहरे हरे रंग की पगड़ी और गले में पाबंद बासंती रंग के स्कार्प में बॉय स्काउट्स मुझे बड़े अच्छे लगते थे। स्कूल में जब कोई उत्सव आदि होता तो प्रबंध के लिए लंबी लंबी लाठियां लेकर वे खड़े होते थे। कौन? जो स्काउट वाले लड़के होते वहाँ शहर के मेले ढेले में भी स्काउट लोगों की ड्यूटी लगती। स्काउटिंग दल में भी प्रवेश लेने से मुझे रोका गया। यानी लेखक को स्काउट था उसमें भी प्रवेश लेने को रोका दिया गया। तिवारी जा तिवारी जा का तर्क था अपनी शक्तियों को कई और बिखरने से लाभ नहीं है। यानी वहाँ पर जो तिवारी प्रोफेसर थे उनका कहना था कि अपनी जो शक्ति थी, ऊर्जा थी, उनको कई और यह बिखरना नहीं देना चाहिए, उसको जो है अच्छे कामों में लगाना चाहिए। एक के साधे सब सदे सब तुम अपने को पुस्तकों के लिए और पुस्तकों को अपनों के लिए, यानी पुस्तकों को खुद के लिए और खुद को पुस्तकों के लिए समर्पित कर देना चाहिए। और मैं समझा खाकी वर्दी पहनकर चुस्त खड़े होने की मेरी साथ तक शायद कुछ पूरी हुई जब मैं बहुत वर्षों बाद यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स में दाखिल हुआ। स्कूल में एक हिंदी समिति थी, यानी स्कूल में जो है एक हिंदी समिति होती थी जिसमें समय समय पर हिंदी में व्याख्यान होते थे, कविताएं कहानियाँ पढ़ी जाती थी। यानी हिंदी में स्कूल में जो थे एक हिंदी समिति थी। जैसे कहा जाए तो हम बीए में थे तब हिंदी अभ्यास मंडल ऐसा एक बनाया जाता था विद्यार्थियों का हिंदी विभाग द्वारा, और उस हिंदी अभ्यास मंडल का एक वर्ष में अध्यक्ष भी था। तो हिंदी समिति थी स्कूल में और उस समिति के अंतर्गत हिंदी व्याख्यान होते थे और उस व्याख्यान में कविताएं कहानियाँ पढ़ी जाती थी, निबंध पढ़े जाते थे। ऊंचे दर्जे के हिंदी प्रेमी विद्यार्थियों में उस समय ठाकुर यादवेंद्र सिंह थे। रीवा के बाद को उनकी कहानियों के 2 संग्रह प्रकाशित हुए। यानी हिंदी प्रेमियों में विद्यार्थी कौन थे? तो ठाकुर यादवेंद्र सिंह थे, याद रखिए। और उनके 2 कहानी संग्रह जो थे वह प्रकाशित हुए।
पहले का नाम हार यानी यादवेंद्र सिंह के पहले कहानी संग्रह का नाम क्या था? हार। और एक बच्चन सिंह का भी तेरा हार नामक कविता संग्रह है, जिससे मैंने अपने प्रथम काव्य संग्रह तेरा हार के नाम के से प्रेरणा ली। देखो, ये भी मैंने अभी जिक्र किया और ये दूसरी पंक्ति में आ गया तेरा हार। और इसका जो है हार था, जिससे मैंने यानी लेखक ने इससे से इस कहानी संग्रह से प्रेरणा लेकर तेरा हार नामक पहला काव्य संग्रह प्रकाशित किया। उसके दूसरे संग्रह की भूमिका मैंने लिखी थी। नाम इस समय समय ध्यान से उतर गया है। अपने निजी जीवन के कटु प्रसंग पर इन्होंने 2 भागों में उषा बनाम प्रकाश नाम से एक पुस्तक छपाई थी। यानी ठाकुर यादवेंद्र सिंह ने उषा बनाम प्रकाश यह जो पुस्तक है वह भी छपवाई थी। उनके कवर पृष्ठ पर मेरी ये पंक्तियाँ थी। यानी इस पर किस किताब के पृष्ठ पर लेखक की पंक्तियाँ थी? तो उषा उषा बनाम प्रकाश नाम पुस्तक पर हरिवंशराय बच्चन की ये पंक्तियाँ थी। वह पंक्तियाँ क्या थी? मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छलन रहित व्यवहार मेरा। ये हरिवंशराय बच्चन की पंक्तियाँ हैं। ये पंक्तियाँ मैंने कहीं तो किसी कवि सम्मेलन में या मुशायरा में एक इसके द्वारा सुनी है, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छलन रहित व्यवहार मेरा। और ये हरिवंशराय बच्चन की पंक्तियाँ हैं, शायद उस कवि ने पढ़ी होगी। ठाकुर विक्रमादित्य सिंह थे जो छायावादी शैली में कविता लिखते थे। नाटक भी उनके लिखे कई नाटक कायस्थ पाठशाला में अभिनीत हुए यानी मंच पर खेले गए। उनके ध्रुव नाटक में भगवान के स्वर में मैं ही पर्दे के पीछे से बोला था। यानी जो यादवेंद्र सिंह का ध्रुव नाटक था और उस ध्रुव नाटक के मंचन समय से पर्दे के पीछे से भगवान की आवाज़ के रूप में हरिवंश राय ने ही बोले थे। क्योंकि मेरा उच्चारण शुद्ध समझा जाता था, भगवान चतुर्भुजी रूप में मंच पर नहीं प्रकट हुए थे। भगवान के मंच पर आने के स्थान पर केवल उनकी वाणी सुनाई देना अधिक प्रभावकारी सिद्ध हुआ। यानी मंच पर खुद भगवान नहीं आए तो उनकी आवाज़ ही आई, ये काफ़ी सिद्ध हुआ। उनके सुदामा नाटक के अभिनीत होने की भी मुझे याद है। यानी यादवेंद्र सिंह का सुदामा नाटक भी मंचन हुआ था। खेल है कि विक्रमादित्य सिंह का लिखा हुआ कुछ भी प्रकाशित न हो सका, नहीं तो उनकी कविता और नाटकों का निश्चय ऐतिहासिक महत्व होता। मैंने अपनी हिंदी की पहली कविता उन्हीं से शुद्ध कराई थी। यानी यादवेंद्र सिंह से ही हरिवंश राय ने अपनी पहली कविता की जो व्याकरणिक शुद्धियाँ होती है वह करवाई थी, याद रखिए। उन्हीं से मैंने मात्रा ज्ञान पाया था। यानी हरिवंश राय ने किससे मात्रा ज्ञान पाया था? तो यादवेंद्र सिंह से ही पाया था, याद रखिए। और थे श्री आनंदी प्रसाद श्रीवास्तव, जिनकी कविताओं का एक छोटा सा संग्रह झांकी है। यानी आनंदी प्रसाद श्रीवास्तव का काव्य संग्रह कौन सा है? एक छोटा काव्य संग्रह है झांकी नाम का, अच्युत के नाम से निकला था। झांकी काव्य संग्रह यह किस नाम से निकाला था तिवारी जी ने? तो अच्युत नाम से निकाला था। बाद को वे कायस्थ पाठशाला में अध्यापक हो गए थे। समिति की ओर से एक हस्तलिखित हिंदी पत्रिका निकाली थी जिसका नाम आदर्श था। यानी यह स्कूल की तरफ से, जो स्कूल के अंतर्गत जो हिंदी समिति थी उसके अंतर्गत एक हस्तलिखित हिंदी पत्रिका निकाली थी। उस हस्तलिखित हिंदी पत्रिका का नाम क्या था? तो आदर्श था, याद रखिए, पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरी लिखावट बड़ी साफ सुथरी थी, अक्षर मोती जैसे चुने। विश्राम तिवारी ने सिखाया था घन अक्षर बिडर पाती, यह आए लिखबे की भांति। मैंने शब्दों को बिडर लिखने की रीति चलाई थी। आदर्श में आए लेखों को सुंदर लिपि की एक रूपता देने के लिए मुझसे समान आकार प्रकार के कागजों पर नकल कराया जाता था। यानी जो भी आदर्श पत्रिका के लिए लेख आते थे, रचनाएं आती थी, वह लेखक वह हाथ से लिखते थे। और क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में हस्तलिखित पत्रिका का नाम क्या है? तो आदर्श है, याद रखिए। यह सब मेरे मौलिक लेखन के लिए अनजान तैयारी थी।
आज मैं निसंदेह कह सकता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक यूनानी इतिहासकार ने अपनी शैली को सुधारने के लिए अपने एक पूर्वज इतिहासकार का पूरा ग्रंथ नकल कर डाला था। और नकल अगर अगर अक्ल के साथ की जाए तो नकल करना मौलिक लेखक की विचार प्रक्रिया से होकर गुजरना है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। उम, क- नकल अगर अकल के साथ की जाए तो नकल करना मौलिक लेखक की विचार प्रक्रिया से, यानी वह नकल करते करते लेखक खुद के भी जो भाव है वह भी प्रकट करना जानता है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। नकल अगर अकल के साथ की जाए तो नकल करना मौलिक लेखक की विचार प्रक्रिया से होकर गुजरना है। इसके लाभों का सहज अनुमान नहीं किया जा सकता। कायस्थ पाठशाला में ही मैंने अपनी पहली पूरी हिंदी कविता लिखी थी। यानी कायस्थ पाठशाला में लेखक ने, हरिवंशी ने अपनी पहली हिंदी कविता पूरी लिखी थी। किसी अध्यापक के विदा अभिनंदन पर जब मैं 7वीं में था, थोड़ी बहुत तुकबंदी मैंने ऊंचा मंडी स्कूल में ही शुरू कर दी थी। विश्राम तिवारी जब निबंध लिखते थे तब कहते, यानी याद रखिए, लेखक ने स्कूल में कविता लिखना प्रारंभ किया था। और आज जो है हम एमए कर रहे हैं हिंदी में मास्टर हो रहे हैं, हिंदी में अध्यापक हो रहे हैं, फिर भी हमें हिंदी में एक रचना लिखना नहीं आता, दो पंक्तियाँ लिखना नहीं आता। यह है कि हमारे हिंदी के लिए एक शोकांतिका है। तो हम साहित्य के छात्र हैं, हम हिंदी में मास्टर कर रहे हैं, हिंदी में अध्यापक बन रहे हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ हिंदी साहित्य लिखना आना चाहिए, तभी साहित्य जीवंत रह सकता है। मैंने बीए सेकंड ईयर में जाने के बाद लिखना सीखा था और पहली रचना मैंने कहानी लिखी थी। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत तुकबंदी मैंने ऊंचा मंडी स्कूल में, यानी वो ऊंचा मंडी स्कूल में थे तभी कुछ लिखना, लेखक ने पंक्तियाँ लिखना सीखा था। विश्राम तिवारी जब निबंध लिखाते तब कहते, यानी लेखक को निबंध कौन लिखाते थे? तो विश्राम तिवारी नामक अध्यापक लिखाते थे, याद रखिए। अंत में कोई दोहा लिख देना चाहिए, यानी निबंध लिखते समय अंत में एक दोहा या कुछ पंक्ति लिख देना चाहिए। एक प्रभावशाली निबंध का ये होता है। तो वह कौन कहते थे? तो विश्राम तिवारी लेखक को बताते थे। विषय से संबंध दोहा याद न हो पर स्वयं कोई रचा देना, यानी वह दोहा या पंक्ति याद नहीं है तो खुद की कुछ सोचकर पंक्ति लिखना चाहिए। इन्हीं दोनों में मेरे काव्य का उद्गम हुआ। नवीं कक्षा में अ, नवीं कक्ष 9वीं 10वीं कक्षा में मैं तो कविताओं के एक पूरी कॉपी भर डाली। यानी 9वीं 10वीं कक्षा में लेखक थे तभी एक नोटबुक जो है लेखक ने कविताएं लिखी थी। भारत भारती से गुप्त जी की पद्यावली, सरस्वती के पृष्ठ से पंत जी की कविता और मतवाला के अंकों से निराला के मुक्त छंद से परिचय हो चुका। यानी याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट कथन है। यानी पद्यावली का ज्ञान हरिवंश राय बच्चन को कहाँ से मिला? तो भारत भारती से मिला, जो गुप्त जी की रचना है, 1912 में प्रकाशित है। और सरस्वती पत्रिका से लेखक को क्या मिला? पृष्ठों से पंत जी की, यानी सरस्वती के पृष्ठों से, यानी सरस्वती पत्रिका में जो पंत की रचनाएं प्रकाशित होती थी, उस पंत की रचना से कविता यानी कविता वो पता चली। और मतवाला पत्रिका के जो संपादक निराला थे, और उस निराला के मुक्त छंद का परिचय हो चुका था। पर मेरी कविताएं इतनी निजी थी कि जब मेरे एक साथी ने चोरी से उन्हें देख लिया तो मैंने गुस्से में पूरी कॉपी टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी। यानी एक साथी ने लेखक की रचनाएं देखी तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए लेखक ने, वो पूरी कॉपी किया। ऐसा होता ही है। मेरे घर से गिरधारी के खेत तक कॉपी के टुकड़े गली में फैल गए थे। इसका चित्र मेरी आंखों के सामने अब भी ज्यों का त्यों है। कविताएं मैंने आगे भी बिल्कुल अपनी और निजी बनाई रखी, और मेरे कई साथी उनके साथ ताक झांक करने का प्रयत्न करते रहे। अपने स्कूली विद्यार्थी जीवन में मैं बहुत तेज तेज नहीं था, पर इसका मुझे अफसोस नहीं है। यानी लेखक पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं थे, लेकिन फिर भी इसको अफसोस नहीं था। तेज के मानी यही
होता है कि मैं अपने क्लास में प्रथम द्वितीय स्थान पाता, यानी तेज़ होना का मतलब क्या है कि जो विद्यार्थी प्रथम स्थान पाते हैं पास होने में परीक्षा में, ऐसे छठे दर्जे में मुझे प्रथम स्थान अवश्य मिला था। यानी लेखक छठे दर्जे में यानी छठी कक्षा में थे तब प्रथम स्थान पर पास हुए थे, अवश्य मिला था। मुझे आगे भी मिल सकता था अगर मैं अपने पाठ्यक्रम को ही रटता घोटता रहता। पंडित विश्राम तिवारी की चलती तो शायद वे मुझे यही करा छोड़ते। पर धीरे धीरे उनका नियंत्रण मेरे ऊपर कम होता गया। पढ़ने की तो पढ़ने की तो जैसे उन्होंने मुझे लत ही लगा दी थी। यानी लेखक को पढ़ने की लत किसने लगाई थी? तो विश्राम तिवारी ने लगाई थी, याद रखिए। पंडित विश्राम तिवारी ने हरिवंश राय को पढ़ने की लत लगाई थी, याद रखिए, पूछा जा सकता है। पर धीरे धीरे उनका नियंत्रण, यानी फिर धीरे धीरे जो है आगे चलकर पंडित तिवारी विश्राम तिवारी का जो ये है नियंत्रण था लेखक के ऊपर से हट गया। पढ़ने की तो जैसे उन्होंने मुझे लत ही लगा दी थी, वह मुझसे न छूटी। पर नगर देश दुनिया में क्या हो रहा है इसमें मैं बराबर रुचि लेता रहा और मेरा बहुत सा समय और बहुत सा ध्यान उस पर बढ़ता रहा। आगे के दर्जों में मुझे द्वितीय श्रेणी के नंबर मिलते रहे। यानी आगे चलकर जो है लेखक प्रथम श्रेणी में न पास होकर द्वितीय श्रेणी में पास होने लगे। पर मुझे यह सोचकर संतोष होता था कि मैं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त और बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ। किताबें, पत्रिकाएं, सरस्वती, यंग इंडिया, नवजीवन और मेरे ज्ञान का क्षितिज प्रथम श्रेणी के नंबर पाने वाले कूपमंडूकों से विस्तृत है। यानी याद रखिए लेखक ने कौन कौन सी किताबें पढ़ी। पत्रिकाएं में सरस्वती और यंग इंडिया, नवजीवन, यह पत्रिकाएं पढ़ी। अब तो बहुत से प्रथम द्वितीय श्रेणी वालों में मैं साक्षात्कार कर चुका हूँ। मैं अपने अनुभव से इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि प्रथम श्रेणी पाने वाले से द्वितीय श्रेणी पाने वाले अधिक बुद्धिमान प्रणव होते हैं। यानी लेखक कहते हैं कि जो प्रथम श्रेणी में पास होने वाले हैं इससे बढ़कर बुद्धिमान जो है वह द्वितीय श्रेणी पाने वाले होते हैं। प्रथम श्रेणी वाला प्राय सीमित ज्ञान का रट्टू होता है। यानी प्रथम श्रेणी वाला जो है सीमित ज्ञान का रट्टू होता है, यानी जो भी पाठ्यक्रम है उसको ही वह रटता रहता है। द्वितीय श्रेणी वाला अधिक व्यापक क्षेत्र की जानकारी रखता है। प्रथम श्रेणी वाला प्राप्त ज्ञान को संजो कर रखता है, द्वितीय श्रेणी वाला ज्ञान को अर्जित करता है। यानी जो प्रथम श्रेणी में पास होने वाला है वह जो भी ज्ञान है उसको ही संभाले रहता है, उसमें ही बढ़ोतरी करता है। लेकिन जो द्वितीय श्रेणी में पास होने वाला है वह बार बार नया ज्ञान लेने का प्रयास करता ही रहता है। हमारी सभ्यता में मध्यम मार्ग की महत्ता बहुत सोच विचार कर स्थापित की गई है। 1924 में मैट्रिक्यूलेशन की परीक्षा में फेल हो गया। यानी लेखक जो है 1924 में मैट्रिक्यूलेशन की जो पेपर था, परीक्षा थी, उसमें लेखक जो है वह कहाँ गया, उसमें लेखक जो थे वह परीक्षा में फेल हो गया। पर उसका एक विशेष कारण था, मेरे हाथ में जीवन की एक पुस्तक आ गई थी। यानी वह मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा में फेल हो गई। किस कारण से हो गए? क्योंकि उनके हाथ में एक पुस्तक आई थी। कौन सी पुस्तक आ गई थी? जीवन की एक पुस्तक आ गई थी जो कागजी किताब से अधिक आकर्षक, अधिक रहस्यमय, अधिक अपने में डुबो देने वाली थी। दुनिया की नज़रों में मेरा उस पुस्तक में रम जाना शायद गलती थी, पर वह तो गलती करने की उम्र थी। कुछ अवगुण कर ही जाती है। यानी उस उम्र में कुछ अवगुण हो ही जाते हैं। और लेखक का कहने का मतलब यह है कि जो 1924 में मैट्रिक्यूलेशन की पेपर थी, परीक्षा थी, उस समय में लेखक के हाथ में एक किताब पड़ी और उस किताब को ही वह पढ़ने में मग्न हो गए। चढ़ती बार एक मिनट चढ़ती बार जवानी, मैं जवानी की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। यानी लेखक यौवन अवस्था में आ रहे थे। 15, 16, 17 लड़खड़ाया गिरा पर संभल भी गया। यानी 15, 16, 17 उम्र में लेखक लड़खड़ाए लेकिन गिर भी गए और लेकिन बाद में संभल ही गए। और ये उम्र में ऐसा होता ही है। पर उस गिरने से मैंने जो पाया वह शायद बहुतों ने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर भी न पाया हो। 1925 में मैंने द्वितीय श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उस वर्ष से ही शायद मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा का नाम हाई स्कूल हो गया था। यानी अगले वर्ष 1924 में मैट्रिक्यूलेशन की परीक्षा वह फेल हो गए और 1925 में लेखक ने द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक्यूलेशन का परीक्षा जो है वह पास हो गई और 1925 में ही मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा का नाम बदलकर हाई स्कूल परीक्षा हो गई थी।
इन 7-8 वर्षों में हमारा घर बहुत सी प्रिय और अप्रिय घटनाओं का केंद्र रहा। उम्र में मुझसे बड़े सब भाई-बहनों का ब्याह हो गया। सबसे पहले शायद करकल का विवाह हुआ, यानी लेखक के घर में सबसे पहले भाई-बहनों में सबसे पहले किसका विवाह हो गया था? यानी लेखक के भाई-बहनों में सबसे पहले करकल का विवाह हो गया था। ब्राह्मणों में बहुत छोटी उम्र में विवाह करने की प्रथा थी। बारात बारात टिंगगंज की थी। करकल दूल्हा बनकर पालकी में बैठे थे। मैं शहबाला बन गया था, यानी लेखक शहबाला बन गए थे। शहबाला यानी वो उसके साथ साथ रहते हैं वह। पर मोर मुझे नहीं पहनाया गया था और इससे मैं बहुत निराश हुआ था। क्या नियति का पद्म संकेत आरंभ हो गया था। उनका विवाह बुद्दुल नाम के एक पंडा की लड़की से हुआ था। यानी याद रखिए, करकल का विवाह जो है वह बुद्दुल नाम के एक पंडा थे उनकी लड़की से हुआ था। लड़की का नाम चंपा था। यानी याद रखिए, करकल के पत्नी का नाम चंपा था। विवाह के समय चंपा को देखने की मुझे याद नहीं। सुना जाता था कि आग आग भभूका जैसे उसका रंग है और वह बहुत सुंदर है। बुद्दुल की 2 शादियाँ हुई थी। यानी जो चंपा थी, चंपा के पिता का नाम बुद्दुल है और बुद्दू की 2 शादियाँ हुई थी। चंपा पहली पत्नी से थी, यानी चंपा जो थी वह बुद्दुल की पहली पत्नी से उत्पन्न हुई लड़की थी, जिसका स्वर्गवास हो गया था। करकल का विवाह विवाह तो हो गया था, पर उसका गौना 5-6 साल बाद होने का था। यानी करकल का विवाह चंपा के साथ हो गया, लेकिन गौना यानी उसकी जो पत्नी थी चंपा, वह 5-6 साल बाद आने वाली थी। विवाह के सिर पर एक बात मुझे याद है। लड़की वाले के यहाँ खाना जो परोसा गया था अलोना था। राम रस यानी नमक अलग से परोसा गया था। याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति रचनाएं पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है, ये हमें मुझे तो पता है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ। याद रखिए, विवाह की सिर पर एक बात मुझे याद है, यानी लेखक को विवाह की एक ही बात याद है। लड़की वाले के यहाँ खाना परोसा गया, यानी लड़की वाले के यहाँ खाना परोसा गया। अलोना अलोना था। राम रस यानी नमक अलग से परोसा गया। याद रखिए, राम रस, क्या ऐसी पंक्ति पूछी जा सकती है। लड़की वाले के यहाँ खाना तो परोसा गया था, आलोना था। राम रस या राम रस यानी नमक, ये नमक न देकर राम रस अलग से परोसा गया। तो ये उपरयुक्त पंक्ति में राम रस का अर्थ क्या है? तो नमक, शक्कर ऐसा पूछा जा सकता है। तो राम रस का अर्थ है नमक, याद रखिए। अलग से परोसा गया था। ब्राह्मणों के यहाँ यह रिवाज था कि सब्जियाँ इत्यादि वगैरह नमक के पकाई और परोसी जाती थी। ऐसा विश्वास था कि आलू ने भोजन को छूत नहीं लगती। करकल के विवाह के थोड़े ही दिनों बाद मंगल पंडित की मृत्यु हो गई। कुछ मास पहले से वे कहने लगे थे कि भैया, हमारा समय अब नगी चाह रहा है। बेटे का ब्याह अब कर देना चाहता हो। बेटे का ब्याह उन्होंने बड़े उत्साह से साथ किया था, यानी करकल का। बाद को किसी काम से अपने गांव गए, वही बीमार पड़े और चल बसे। गांव से लौटने पर करकल का मुंडा सिर देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। एक बार तो मैंने उसको पहचाना ही नहीं। उसके बाल बड़े होने पर सहज घुंघराले हो जाते थे। करकल गोरे थे, बाल उनके भूरे सुनहरे सुंदर। बुआ बहुत टूटी हुई छोटी लोटी, बुआ यानी करकल की माँ। घर परिवार वालों ने उन्हें सलाह दी कि वे आप गांव पा ही रहे, पर करकल का भविष्य बनाने की चिंता में वे शहर चली आई। मनुष्य की दृष्टि इतनी सीमित होती है कि करकल, ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। मनुष्य की दृष्टि इतनी सीमित होती है कि करकल चित्रोपलिया के धर्म ज्ञान उपदेश पाठशाला में संस्कृत पढ़ते थे। सुंदर बुआ को खाना बहुत अच्छा बनाना आता था। उनको दाढ़ागंज की बड़ी कोठी में रसोईदारिन का काम मिल गया। यानी करकल की माँ कहाँ पर रसोईदारी यानी खाना बनाने का काम करती थी। तो दाढ़ागंज की एक बड़ी कोठी में उसको रसोईदारिन के रूप में नौकरी मिल गई। उसी से 2 प्राणियों का भरण पोषण होने लगा। सुंदर बुआ बहुत तड़के घर से निकल जाती थी। यानी याद रखिए, करकल की माँ का नाम सुंदर था।
और वह सुबह जल्दी ही जाती थी। दारागंज में गंगा स्नान करती, वहीं से कोठी पर खाना बनाने चली जाती और दूसरे वक्त का खाना बनाकर लौटती। वे तो कोठी पर ही खा लेती और करकल के लिए दूध में बनी 5 पूरियाँ एक डिब्बे में बांध लाती। करकल सुबह सुबह उठकर पाठशाला चले जाते। घर से एक एक आंगोचे के कोने में आटा दाल चावल की कई छोटी मोटी पोटलियाँ लटकाए हुए उसके साथी भी ऐसे ही सीधे का सामान साथ ले जाते। पाठशाला में 7-8 विद्यार्थी पढ़ते। वहाँ बस एक दालान थी। सामने अखाड़ा कुआं और एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। पहले सब लड़के और गुरुजी अखाड़े में कुश्ती लड़ते, फिर कुएं पर नहाते, फिर सब विद्यार्थियों के लाए सीधों को मिलाकर रसोई बनती। विद्यार्थी भी मिलजुल कर बनाते। इस बीच गुरुजी अपना पूजा पाठ करते रहते। फिर सब साथ बैठकर भोजन करते। 12 बजे के बाद गुरुजी डंडा लेकर अपने बट्टू समुदाय को पढ़ाते बैठते। उन्होंने अपने डंडे को एक नाम से रखा था, सुखेश्वरनाथ। यानी याद रखिए, जो अखाड़े के गुरु थे, यानी करकल के गुरु ने अपना उसके पास एक डंडा था, उस डंडे का नाम क्या रखा था? तो सुकेश्वर नाथ रखा था। याद रखिए, सुकेश्वर नाथ। यह नाम किसका था? क्या भूलूं क्या याद करूं मैं? तो वह गुरुजी के अखाड़े के गुरुजी के डंडे का नाम था। याद रखिए, पढ़ाने का आधा काम गुरुजी करते थे, आधा सुकेश्वर नाथ यानी डंडा। सुकेश्वर नाथ की झोर आस पास के मोहल्ले में मशहूर थी। शिव प्रसाद दादा की शादी शहर में ही हुई थी। उसी ससुराल वाले काम से आकर शहर में बस गए थे। यानी शिव प्रसाद जो दादा थे, उनकी शादी भी शहर में हुई थी। उनके 2 सालों ने असहयोग आंदोलन में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यानी शिव प्रसाद एक दादा था। शिव प्रसाद के जो 2 साले थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी पढ़ाई छोड़कर भाग लिया था, हिस्सा लिया था, और उनका जीवन बड़ा संघर्ष रहा। दुर्गा दीदी का ब्याह फतेहपुर में हुआ था। उनके ससुराल वाले इलाहाबाद में आ बसे थे। कैलाशा दीदी का कानपुर में। यानी याद रखिए, दुर्गा का विवाह फतेहपुर में हुआ था और कैलाशा दीदी का विवाह कानपुर में हुआ था। द्रौपदी दीदी का विवाह नागपुर में हुआ था और भगवान देई का विवाह मेरी अपनी सगी बहन का पहले कह चुका हूँ कि परिसपुर। यानी याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट कथन है, ये इम्पोर्टेंट बात है। दुर्गा का विवाह जो है, दुर्गा दीदी का विवाह फतेहपुर में हुआ था, यानी फतेहपुर में उसके ससुराल था। और उसके बाद कैलाशा दीदी का विवाह कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। और द्रौपदी दीदी का विवाह नागपुर में हुआ था। और भगवान देई का विवाह जो है, वह हरिवंश की सगी बहन थी। और भगवान देई का जो विवाह है, वह परिसपुर में हुआ था। याद रखिए, पूछा जा सकता है, मिलान कीजिए में पूछा जा सकता है। आजकल तो वह कहाँ का भी प्रश्न एनटीए उठा रहा है, तो इसी दृष्टिकोण से हम लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति रचनाएं पढ़ रहे हैं। दुर्गा का विवाह फतेहपुर में हुआ, यानी उसका पति का घर था। और कैलाशा का विवाह कानपुर में हुआ, द्रौपदी का विवाह नागपुर में हुआ, और भगवान देई का विवाह परिसपुर में हुआ। और भगवान देई यही हरिवंश राय की एकलौती और सगी बहन थी। याद रखिए, राम कुमारी का भी परिसपुर में, यानी राम कुमारी का भी विवाह परिसपुर में हुआ। और शैल कुमारी का विवाह अनूपपुर में हुआ। हमारे घर में कहा जाता था कि इस घर की बेटियां सब पूर्व में गई, और मेरी बहनों की समवयस्क पड़ोसी की लड़कियों की शादियां हो गई। यानी उस बहनों के साथ की जो समवयस्क है, एक समान वय उम्र की जो है, उसकी शादियां भी हो गई थी। याद रखिए, फिर से हम पढ़ते हैं, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन इम्पोर्टेंट लग रहा है। दुर्गा का जो विवाह है, वह फतेहपुर में हुआ। उसके बाद कैलाशा का विवाह जो है, वह कानपुर में हुआ। यानी दुर्गा के पति का घर फतेहपुर में था। उसके बाद फतेहपुर में हुआ और वो इलाहाबाद आकर बसे थे। उसके बाद कैलाशा दीदी का विवाह कानपुर में हुआ, और द्रौपदी दीदी का विवाह नागपुर में हुआ, और भगवान देई का विवाह जो है, वह परिसपुर में हुआ। उसके बाद राम कुमारी का विवाह परिसपुर में ही हुआ, और शैल कुमारी का विवाह जो है, वह अनूपपुर में हुआ। याद रखिए, पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह परिचय।
इसकी मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और बाद में इस पर अपलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। घर मेरा कहाँ जाता, यानी घर में कहाँ जाता है कि इस घर की जो सभी बेटियां हैं वहाँ पूर्ण नामक गांव में ही शादियां हो गई। मेरी बहनों की समूह, यानी लेखक के बहनों की जो भी एक ही उम्र की थी उनकी भी शादियां हो चुकी थी। मैं कई बार अपनी बहन की ससुराल परिसपुर गया हूँ। मेरे साथ कभी बलदेव कहार और कभी घर का नौकर माना भीख बारी आता। याद रखिए लेखक के घर का, यानी हरिवंश राय बच्चन के घर के नौकर का नाम क्या है, तो माना भीख है, याद रखिए। भदरी स्टेशन पर उतरना होता था, यानी परिसपुर जाने के लिए किस स्टेशन पर उतरना पड़ता था, तो भदरी स्टेशन पर उतरना पड़ता था। गाड़ी रात को पहुंचती थी। हम लोग रात को स्टेशन कंपाउंड पास पक्के कुएं पर सोते। सुबह परिसपुर से मेरे लिए कभी पालकी आ जाती, कभी घोड़ी। स्टेशन से गांव 2-3 मील होगा, पर मुझे बहुत दूर मालूम होता था। एक आध बार घोड़ी पालकी न आने पर पैदल जाने की भी याद है। मैंने अपने जीवन में जो पहला गांव देखा वह परिसपुर था, यानी हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन में पहला गांव कौन सा देखा खुद के गांव को छोड़कर, तो परिसपुर देखा था, याद रखिए। गांव बहुत अप्रत्याशित नहीं लगा, हमारा मोहल्ला भी आधा गांव ही था। मेरे मेरे बहनोई परिसपुर कंपनी सबसे बड़े जमींदार थे, यानी याद रखिए बहनोई यानी जीजा। तो लेखक के जो बहनोई थे वह परिसपुर गांव के एक बड़े जमींदार थे। उन्हीं का घर आगे से पक्का और 2 मंजिला था। बाकी गांव सब कच्चे, सब घर कच्चे पूंस के छाए। घर के आगे गाय गाय गोरू बंधे थे, यानी याद रखिए परिसपुर गांव में किसका घर 2 मंजिला था, तो लेखक के बहनोई का था, याद रखिए। और भगवान देई का भी, क्योंकि बहनोई यानी उस बहनों की पत्नी ही लेखक की बहन है, तो भगवान देई का भी कह सकते हैं। 2 मंजिला मकान था परिसपुर गांव में। और उस परिसपुर गांव के अन्य लोगों के कच्चे मकान थे, और कच्चे मकानों के सामने कौन कौन से पशु बांधे रहते थे, गाय गोरू और बांधे रहते थे। देशी कुत्ते गांव भर में घूमते थे, जो किसी अजनबी के गांव में घुसने पर भौंकना शुरू कर देते थे। मुझे कुत्तों का घर भर में जगह जगह लेटे बैठे रहना बहुत बुरा लगता है, यानी कुत्ते जो है घर भर में कहीं पर भी लेटते हैं, तो लेखक को वह देखकर बुरा लगता था। और रहटे की सोंडी में उन्हें मार मार कर भगाता रहा। मेरे बहनोई कहते, जब से मेरे साले साहब आए हैं घर में कहीं कुत्ते नहीं दिखाई देते, यानी वह अभी बहनों ये तो जीजाजी जो है तो मजाक के शोर में कहते होंगे, तो जब से मेरे साले साहब आए हैं तब से कुत्ते दिखाई नहीं देते। और उसके साले साहब जो है यानी हरिवंश राय जो है वह कुत्तों को मारकर भगाते थे। गांव के बीचों बीच एक गड़ही थी, जिसके नारे कीचड़ में सुअरों के लहेंडों लौटते रहते। विभिन्न मौसमों में परिसपुर जाने की मुझे याद है, यानी विभिन्न, जैसे सर्दी में, बारिश में, धूप में। कभी मैं बहन को लिवाने जाता, कभी उनको देखने। होली के दिनों में गांव भर बड़ी मस्ती छाई रहती। रातों को ढोलक पर फाग होती। दिन को लोग कबीर उड़ाते। अर कबीर भैया अपने खेत में बोयो, ऐसे सरगवा सूख ऊख की तुग बुरुक से मिलाई गई थी, पर बीच में बड़ी फूहड़ गाली थी। गांव में गाए जाने वाले बहुत से जोगीड़े, कबीर, फाग आदि मुझे याद हो गए थे, सादेबी और गाली वाले भी। शहर में सुना देता तो पीट जाता था। लगान वसूल के दिनों में भी परिसपुर जाने की याद है, यानी जब लगान वसूल, अभी गांव में लगान वसूल किस समय पर किया जाता है, जब समझो खेत की फसलें आगे आती है और वो फसल पक कर जब किसान निकालता है तब वो गांव में वसूली का सीजन आता है। और इस सीजन पर भी लेकर गए थे। शिव बालक हमारे बहनोई के कारिंदा थे। वे हिसाब की वही लेकर बैठते। बहुत से गरीब आसामी फटे पुराने कपड़े पहने, गठरी मोटरी बांधे आकर मकान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते। जो न आते उनको घर से पकड़ मंगवाया जाता, क्योंकि इनके जीजाजी बहनोई जो थे वह जमींदार थे और लोगों को पैसे देते। प्राय आसामी पूरी मालगुजारी चुकाने में असमर्थ होते। उनको मेरे बहनोई और उनके छोटे भाई बेरहमी से पीटते।
किसी किसी के मुंह नाक से खून निकल पड़ता। एक बांस की कमाची मेरे हाथ में देकर मुझसे कहते कहते तुम भी पीटो, जैसे पीटना कोई कोई सुखद अनुभव हो और उसका रसा स्वाद वे अपने मेहमान सालों को भी करा देना चाहते हो। मैं अपनी बहन के पास घर के अंदर जा बैठता, यानी जब भी ऐसा मैटर होता पीटने का, तो लेखक जो है बैठक से उठकर घर में जाकर बैठते थे। मेरी बहन का वैवाहिक जीवन सुखी न था, यानी लेखक के बहन का जो भगवान देई का जो याद रखिए पूछा जा सकता है, हरिवंश राय के किस बहन का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं था, तो वहाँ पर नाम दिए जाएंगे 3-4 बहनों के। तो भगवान देई का जीवन जो था, वैवाहिक जीवन सुखी न था। उनका उनकी सास उनकी मिले दान दहेज से असंतुष्ट थी। मेरे बहनोई पढ़ लिख कर भी शहर में नौकरी न कर घर बैठे थे। उनकी माँ अक्सर ताने देती थी अपने पति की ओर संकेत करके, जो फलाने मर चुक कर कमा कर घर आ गए, उनको सपूत मौत से उड़ा रहे। यानी जो भी मेरा उनकी सास यानी भगवान दी की सास कहती कि मेरे पति ने जो भी कमा कर इकट्ठा किया है, उनके जो पुत्र है वह घर बैठकर आयश करके उड़ा रहे हैं। एक और संकेत करके, जो फलाने मर चुक कर कमा कर घर गए हैं, उनको सपूत मौत से उड़ा रहे हैं। एक दिन उसकी बातों से ऊबकर अपनी पत्नी और अपने एकमात्र पुत्र को लेकर लखनऊ चले गए। पीएमजी के दफ्तर में छोटी मोटी नौकरी कर ली, किराए का छोटा सा मकान ले लिया। त्रिभुवन नाथ भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से वकालत पढ़ने को उनके पास आ गए। यानी याद रखिए, त्रिभुवन नाथ ने वकालत लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी। कम तनख्वाह, ज़्यादा ज़रूरतें, गिरस्ती तकलीफ़ें से चलती, पर घर से वे लोग रुपए न मांगते। बहन बीमार रहने लगी, उनका बच्चा भी बीमार हो गया। किसी की दवा दरमत ठीक से न होती। बहन ने अपनी कष्ट कथा पिताजी को लिख भेजी। पिताजी अचानक लखनऊ पहुंचे और बहन की दशा देखकर बहुत दुखी हुए। दोनों भाई बहन पर बहुत बिगड़े कि क्यों उन्होंने अपना हाल अपने मायके लिखा। बहन ने बहुत अपमानित अनुभव किया और अपने बेटे की सौगंध खाई कि अब वे कभी कलम नहीं छुएगी। घर पर चिंता के दिन बीते। अंत में पिताजी गए और बीमार की अवस्था में बहन और उनके बच्चे को घर लाए। माँ ने वैद्य हकीम डॉक्टर सबको उनका इलाज कराया, पर उन्होंने खाट न छोड़ी और एक रात उनका देहांत हो गया। किसका? भगवान देई का। माँ ने उनके बच्चे को पाला। परिसपुर से हमारा नाता टूट गया, यानी परिसपुर से नाता टूट गया। राम उनके बच्चे का नाम, पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा हमारे घर में हुई। राम ने फुटबॉल खेलने में नाम किया। यानी याद रखिए, भगवान देई यानी हरिवंश राय बच्चा ही बोल रहा हूँ, हरिवंश राय के भांजे का नाम राम था। और राम किस खेल में निपुण था, किस खेल में नाम किया? तो फुटबॉल खेल में नाम किया। याद रखिए, पूछा जा सकता है। और रामरस यानी नमक, ये भी याद रखिए। बहन की मृत्यु से मैंने मृत्यु का निकटतम अनुभव किया। उसका मृत शरीर आंगन में पड़ा था। घर के सब लोगों ने अंतिम बार उनका मुख देखा था, पर मेरी हिम्मत उनका मरा मुंह देखने की न हुई। मरा मुंह देखना उस समय हमारे बोलचाल के मुहावरे में था। हमारा ही मरा मुंह देखो जो ऐसा करो। इसकी भीषणता उस दिन जान पड़ी। मेरी घबराहट देखकर मुझे आरती के साथ शमशान घाट भी न जाने दिया गया। लाश तो घर से चली गई, पर मुझे लगता विशेषकर रातों को कि उनका धुंधा का बना शरीर कभी इस दरवाजे से निकल रहा है, कभी उस दरवाजे से। बहन की मृत्यु से मुझे इतना दुख हुआ, शायद उतना ही डर भी लगा। मृत्यु जिस प्रकार के प्रश्नों को उठाती है, उसी प्रकार के प्रश्न मेरे मन में उठते हैं और बिना समाधान पाए घुमड़ने लगते हैं। किसी ने मुझे सुझाया कि इन प्रश्नों का उत्तर गीता में, यानी किसी ने बताया कि जो ये इन प्रश्नों का कौन से जो मृत्यु के समय के प्रश्न जो है, इनका उत्तर गीता में है। और एक दिन मैंने चोरी से पिताजी की पूजा की कोठरी में जाकर गीता पढ़ी।
टीका टीका गीता उन दिनों कम उम्र में लोगों से छिपाई जाती थी। यानी उस दिनों में गीता जो है, जो कम उम्र के हैं, छोटी उम्र के, उनसे गीता जो है वह छिपाई जाती थी। ऐसा समझा जाता था कि गीता पढ़कर लड़के बैरागी हो जाएंगे। यानी कम उम्र के जो लड़कों से गीता क्यों छिपाई जाती थी? क्योंकि कम उम्र में गीता पढ़कर जो लड़के हैं वह वैरागी हो जाते थे, साधु बन जाते थे। मुझे न मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला, न मैं वैरागी हुआ। लेखक कहते हैं कि गीता पढ़ने से न मैं वैरागी हुआ और न ही मैं मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला।